इस वीडियो में हम उस दलित समाज के मुख्यमंत्रियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और साहस से न केवल अपने समाज का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो आइए जानते हैं उन मुख्यमंत्रियों के बारे में जिन्होंने अपने अद्वितीय योगदान से समाज को प्रेरित किया है। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अंत तक नहीं देख सकते तो अभी इसे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इन मुख्यमंत्रियों ने कैसे अपने समाज का गौरव बढ़ाया तो इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनमें पहले नंबर पर आते हैं मान्यवर कांशीराम साहब। कांशीराम साहब, जिन्हें बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, भारतीय राजनीति के एक अद्वितीय और प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे। उनका जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपर जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। कांशीराम साहब का परिवार दलित समुदाय से था और उन्हें बचपन से ही समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता ने शिक्षा की महत्ता को समझा और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। यही शिक्षा आगे चलकर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनी। कांशीराम साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज रोपर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे पुणे चले गए, जहां उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम किया। इस नौकरी ने उन्हें जीवन का स्थायित्व दिया, लेकिन उनकी आत्मा सामाजिक न्याय के लिए बेचैन थी। DRDO में काम करते हुए कांशीराम साहब ने देखा कि जातिगत भेदभाव हर जगह मौजूद है। उन्होंने महसूस किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए उन्हें एक नई दिशा में कदम बढ़ाना होगा। इसी दौरान उन्हें डॉ. अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा मिली। 1971 में कांशीराम साहब ने शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की, जो दलितों के अधिकारों के लिए काम करती थी। यह संगठन तेजी से लोकप्रिय हुआ और कांशीराम साहब का नाम हर जगह गूंजने लगा। 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 का गठन किया। 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना की। उनका उद्देश्य था समाज के वंचित और शोषित वर्गों को एकजुट करना और उन्हें राजनीतिक शक्ति प्रदान करना। उन्होंने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम साहब ने स्वयं मुख्यमंत्री बनने की बजाय मायावती को इस पद के लिए चुना। 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो दलित समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। यह कांशीराम साहब की दूरदर्शिता और उनकी राजनीतिक रणनीति का परिणाम था। कांशीराम साहब ने बामसेफ और DS4 जैसे संगठनों के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। 9 अक्टूबर 2006 को कांशीराम साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनका निधन एक युग का अंत था, लेकिन उनकी विचारधारा और उनके संघर्ष आज भी जीवित हैं। बहुजन समाज पार्टी उनके मार्गदर्शन में आज भी आगे बढ़ रही है। कांशीराम साहब का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष और समर्पण से समाज में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनका संघर्ष हमें याद दिलाता है कि समानता और न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। दूसरे नंबर पर आते हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति में एक प्रमुख और प्रभावशाली नाम है। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार कार्यरत रहे। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष और मेहनत के बल पर भारतीय राजनीति में एक अहम स्थान बनाया। मुलायम सिंह यादव का प्रारंभिक जीवन एक साधारण किसान परिवार में बीता। उन्होंने अपनी शिक्षा स्थानीय स्कूल से शुरू की और आगे चलकर आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। बचपन से ही वे सामाजिक अन्याय और शोषण के खिलाफ थे। उनकी राजनीति में रुचि छात्र जीवन से ही बढ़ने लगी थी, जब वे समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1960 के दशक में की। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा एक समाजवादी नेता के रूप में शुरू की
और राम मनोहर लोहिया के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। 1967 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। यह उनकी राजनीति में पहली बड़ी सफलता थी, जो आगे चलकर उनके जीवन में कई बड़े परिवर्तन लाने वाली थी। मुलायम सिंह यादव 1989, 1993 और 2003 में 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके पहले कार्यकाल में ही उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया। उनकी नीतियों का मुख्य उद्देश्य दलितों और पिछड़ों को सशक्त बनाना था। उन्होंने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं और समाज में दलितों और पिछड़ों के लिए विशेष अवसर प्रदान किए। 1990 में जब केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, मुलायम सिंह यादव ने भी उत्तर प्रदेश में इन सिफारिशों का समर्थन किया। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण मिला और उन्होंने समाज में इन वर्गों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य समाज के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समाज में समान स्थान दिलाना था। उन्होंने अपनी पार्टी के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणा को बढ़ावा दिया। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर विवादों से भी घिरा रहा। 1990 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान उन्होंने कारसेवकों पर पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके कारण उनकी छवि पर गहरा असर पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपने विचारों और नीतियों से लोगों का समर्थन बनाए रखा। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में दलितों और पिछड़ों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की और उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। उनकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता और न्याय की स्थापना करना था। मुलायम सिंह यादव के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा, खासकर उनके द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को। उनकी नीतियां और विचारधारा आज भी समाजवादी पार्टी की रीढ़ हैं और वे दलितों और पिछड़ों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं कुमारी मायावती। मायावती जी का जीवन और उनका मुख्यमंत्री पद पर कार्यकाल भारतीय राजनीति में एक प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका पूरा नाम कुमारी मायावती है और वे बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की प्रमुख नेता हैं। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को 4 बार संभाला, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, खासकर एक दलित महिला के रूप में। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास भारतीय डाक विभाग में क्लर्क थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा देने पर जोर दिया। मायावती ने भी इस शिक्षा को गहराई से अपनाया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर बीएड की डिग्री ली। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कुछ समय तक एक शिक्षिका के रूप में काम किया। मायावती जी के जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम से हुई। कांशीराम ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। 1984 में बीएसपी की स्थापना के बाद मायावती इस पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक बन गईं। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। उनके संघर्ष और मेहनत का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को संभाला। हालांकि उनका पहला कार्यकाल बहुत ही छोटा था, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय और सुरक्षा की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया। इसके बाद 1997 में वे फिर मुख्यमंत्री बनी। इस कार्यकाल में उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने पर ध्यान दिया। 2002 में वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। इस बार उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू कीं, जो खास तौर से पिछड़े और दलित वर्गों के लिए थीं। उनका सबसे लंबा और प्रभावशाली कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने, कानून व्यवस्था को सुधारने और दलित वर्ग के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं। मायावती जी के इस कार्यकाल को विशेष रूप से उनके द्वारा बनाए गए पार्कों, स्मारकों और मूर्तियों के लिए जाना जाता है, जो दलित प्रतीकों के सम्मान में थे। हालांकि इस दौरान उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा, खास तौर पर सरकारी धन के उपयोग को लेकर। फिर भी उन्होंने दलित समाज को एक नई पहचान दी
और उनकी राजनीतिक आवाज को मजबूत किया। मायावती जी की राजनीति का मुख्य उद्देश्य हमेशा से समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना रहा है। उनके 4 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके व्यापक राजनीतिक प्रभाव और लोकप्रियता को दर्शाता है। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष, दृढ़ता और सफलता की एक मिसाल है। उनके प्रयासों ने भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया। चौथे नंबर पर आते हैं रामविलास पासवान। रामविलास पासवान का नाम भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है जिन्होंने सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में हुआ। एक साधारण दलित परिवार में जन्म लेने वाले पासवान ने अपने संघर्ष और लगन के बल पर भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। रामविलास पासवान की शिक्षा शुरुआती दौर में ही दिखा दिया था कि वे कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और वहीं से कानून की पढ़ाई भी की। राजनीति में उनकी रुचि छात्र जीवन से ही थी और वे छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1969 में हुई जब वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े और पहली बार विधायक बने। लेकिन उनकी असली पहचान 97 में बनी जब उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता। इंदिरा गांधी के खिलाफ जन आंदोलन में उनकी भूमिका उल्लेखनीय थी और वे आपातकाल के दौरान जेल भी गए। रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी की स्थापना 2000 में की। उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना था। उन्होंने हमेशा समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की वकालत की। उन्होंने विभिन्न सरकारों में कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाले, चाहे वह दूरसंचार मंत्री के रूप में हो या खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री के रूप में। उन्होंने हर पद पर अपनी छाप छोड़ी। उनके कार्यकाल में कई बड़े सुधार हुए, जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना और मोबाइल सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना शामिल है। रामविलास पासवान को एक ऐसा नेता माना जाता था जो हर राजनीतिक परिस्थिति में अपने लिए जगह बना लेते थे। उनकी इस राजनीतिक चतुराई और जनता से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक का खिताब दिलाया। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी उनका संघर्ष और सादगी देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे और अपने गांव, समुदाय और राज्य के लिए कई काम किए। वे गरीबों और वंचितों की आवाज बने और उनके लिए कई योजनाएं लागू कीं। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो गया, लेकिन वे अपने कार्यों और विचारों के जरिए आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी विरासत उनके बेटे चिराग पासवान और उनके समर्थकों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। रामविलास पासवान का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति अपनी मेहनत और सेवा भावना के बल पर महानता को प्राप्त कर सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना ही सच्ची राजनीति है। 5वें नंबर पर आते हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी एक प्रमुख भारतीय दलित नेता हैं जिन्होंने बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे भारतीय राजनीति के एक जुझारू नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के जरिए समाज में उच्च स्थिति हासिल की। जीतन राम मांझी का जन्म 6 अक्टूबर 1444 को बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव डुमरिया में हुआ था। वे एक गरीब और पिछड़े वर्ग से आते थे और उनका बचपन बहुत संघर्षमय था। शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की तैयारी शुरू की थी, लेकिन अपने हालात के कारण वे इसे पूरा नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, जहां उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें पहचान दिलाई। मांझी ने भारतीय जनता पार्टी BJP से जुड़कर राजनीति की शुरुआत की। हालांकि 2005 में जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो मांझी ने जनता दल यूनाइटेड से जुड़कर अपनी राजनीतिक यात्रा को और ऊंचाई दी। उनका राजनीति में आना और मजबूत स्थिति में पहुंचना उस समय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। मांझी ने 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 8 महीने का रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और राज्य की विकास योजनाओं को गति दी। जीतन राम मांझी की सरकार के दौरान उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए कई योजनाएं शुरू कीं।
उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में काम किया। उनका मानना था कि समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर मिलने चाहिए ताकि वे भी अपने हक और अधिकार का उपयोग कर सकें। वे दलितों की बेहतरी के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे और उनके लिए एक मजबूत आवाज बने। हालांकि मांझी का मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल छोटा था, लेकिन उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बना ली। उन्होंने भाजपा से गठबंधन किया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (JM) की स्थापना की। उनकी पार्टी ने बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। जीतन राम मांझी का जीवन संघर्ष से भरा रहा है। उनका संघर्ष केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए समानता की लड़ाई भी लड़ी। उनका मानना था कि अगर एक समाज को प्रगति करनी है, तो उसमें सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए। वे हमेशा इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहे और अपनी नीतियों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते रहे। आज जीतन राम मांझी राजनीति में एक मंझे हुए नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका जीवन यह साबित करता है कि यदि किसी में इच्छा शक्ति और संघर्ष की भावना हो, तो वह किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल सकता है और समाज में बदलाव ला सकता है। 6वें नंबर पर आते हैं भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री एक प्रतिष्ठित और सम्मानित भारतीय राजनेता थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 15 जनवरी 1928 को बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे समाज के सबसे निचले वर्ग यानी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते थे और इस समुदाय के उत्थान के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। भोला पासवान शास्त्री का राजनीतिक करियर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक सशक्त नेता बना दिया। वे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे और इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं। भोला पासवान शास्त्री ने बिहार राज्य में एक सशक्त प्रशासन का निर्माण किया। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने गरीबों और दबे कुचले वर्गों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। उनका मानना था कि एक सशक्त समाज तभी बन सकता है जब उसकी नींव मजबूत हो, और इसके लिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। उनकी मुख्यमंत्री पद पर कार्यकाल के दौरान उन्होंने बिहार में कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी विकास की प्रक्रिया तेज हो और वहां के लोग भी मुख्यधारा से जुड़ सकें। भोला पासवान शास्त्री ने अपनी सादगी, ईमानदारी और मेहनत के जरिए एक आदर्श स्थापित किया। उन्होंने कभी भी अपनी जाति या धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं बनने दिया और हमेशा अपने कार्यों से समाज के हर वर्ग के लिए न्याय की आवाज उठाई। उनका योगदान दलित समुदाय के उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और उन्होंने इसे अपनी राजनीति का मुख्य उद्देश्य बनाया। वे बिहार के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने और उनके कार्यों का प्रभाव आज भी देखा जाता है। भोला पासवान शास्त्री का जीवन एक संघर्ष और समर्पण की कहानी है, जो हमें यह सिखाता है कि यदि आत्मविश्वास और इरादा मजबूत हो, तो कोई भी मुश्किल अड़चन नहीं आ सकती। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और वे भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। 7वें नंबर पर आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी का राजनीतिक सफर भारतीय राजनीति में एक प्रेरणादायक कहानी है, जो संघर्ष, सेवा और दृढ़ता का प्रतीक है। 20 सितंबर 2021 को उन्होंने पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरे राज्य के दलित समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। उनकी यात्रा समाज के उन वर्गों के लिए एक प्रेरणा है जो आज भी हाशिए पर खड़े हैं। चरणजीत सिंह चन्नी का जन्म 2 मार्च 1963 को पंजाब के चमकौर साहिब में एक दलित सिख परिवार में हुआ। उनका परिवार साधारण था। उनके पिता छोटे व्यवसायी थे। चन्नी का प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से पूरी की, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की और इसके बाद MBA की डिग्री ली। शिक्षा के प्रति उनका लगाव उनके राजनीतिक जीवन में भी झलकता है, जहां उन्होंने शिक्षा सुधारों को अपनी प्राथमिकता में रखा। चन्नी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की। कांग्रेस पार्टी से जुड़कर उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। 2007 में वे पहली बार 2007 में
वे पहली बार पंजाब विधानसभा में चमकौर साहिब सीट से विधायक चुने गए। यह उनके कुशल नेतृत्व और जनसेवा का ही परिणाम था कि वे लगातार 4 बार इसी सीट से विधायक चुने गए। अपने राजनीतिक सफर के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री के रूप में उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। चन्नी अपने स्पष्ट विचारों और जनता से सीधे संवाद के लिए जाने जाते हैं, जिसने उन्हें एक जनप्रिय नेता बना दिया। सितंबर 2021 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री चुना। यह निर्णय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन समाज के दलित वर्ग के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत भी थी। मुख्यमंत्री के रूप में चन्नी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए कई नई योजनाएं लागू कीं। उन्होंने किसानों और श्रमिकों के हित में भी कई फैसले लिए, जो उनके संवेदनशील और समाज के प्रति समर्पित नेता होने का प्रमाण है। चरणजीत सिंह चन्नी एक साधारण और धार्मिक व्यक्ति हैं। वे अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करते हैं। अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों के लिए भी वे जाने जाते हैं। चन्नी का मुख्यमंत्री बनना उनके राजनीतिक जीवन का शिखर है, लेकिन यह भारतीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनकी सफलता की कहानी यह दर्शाती है कि संघर्ष और सेवा के माध्यम से सही नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि समर्पण और समाज सेवा के प्रति लगन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। 8वें नंबर पर आते हैं सुशील कुमार शिंदे। भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़कर कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में उन्होंने राज्य की राजनीति और प्रशासन में कई बदलाव किए। सुशील कुमार शिंदे का जन्म 4 सितंबर 1941 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार गरीब था, लेकिन उनके माता-पिता ने उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया और उनका समर्थन किया। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए पुणे विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वे एक मेधावी छात्र थे और उनके भीतर हमेशा समाज सेवा का जज्बा था। शिंदे का राजनीतिक करियर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर शुरू हुआ। उनकी पहली राजनीतिक जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर थी और धीरे धीरे उन्होंने पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करना शुरू किया। वे कई वर्षों तक राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी पहचान एक ईमानदार और मेहनती नेता के रूप में बनाई। सुशील कुमार शिंदे ने 2003 से 2008 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले महाराष्ट्र में कई राजनीतिक उथल-पुथल थी। शिंदे ने राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासन को सुधारने के लिए कई योजनाओं को लागू किया। उनके नेतृत्व में राज्य ने कई विकासात्मक परियोजनाओं को अपनाया, जिससे महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया। उनका यह कार्यकाल आम जनता के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया और शिंदे को उनके विकास कार्यों के लिए सराहा गया। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद सुशील कुमार शिंदे को भारत सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिला। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई और कार्यों को अंजाम दिया। इसके अलावा शिंदे को कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य करने का अवसर मिला, जैसे कि रेल मंत्री और ऊर्जा मंत्री। उनके कार्यों को हमेशा उनकी कार्यकुशलता और ईमानदारी के लिए सराहा गया। सुशील कुमार शिंदे की नेतृत्व शैली बहुत ही मिलनसार और संवेदनशील थी। उन्होंने हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम किया। उनकी प्रशासनिक शैली में पारदर्शिता और सरलता थी। वे उन नेताओं में से थे जिन्होंने हमेशा पार्टी की एकता और राष्ट्र की भलाई को सबसे पहले रखा। सुशील कुमार शिंदे ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान हमेशा समाज के निचले तबके और पिछड़े वर्गों के लिए काम किया। वे एक कट्टर दलित नेता थे और हमेशा अपने समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। उनके द्वारा किए गए कई फैसलों से
दलितों के उत्थान में मदद मिली और उनके अधिकारों के प्रति शिंदे की प्रतिबद्धता को हर किसी ने सराहा। सुशील कुमार शिंदे का निजी जीवन बहुत साधारण और सादगी से भरा हुआ था। वे अपनी पत्नी और परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीते थे। राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश की और जीवन को हमेशा संतुलित तरीके से जीने की कोशिश की। सुशील कुमार शिंदे भारतीय राजनीति के एक महान नेता के रूप में याद किए जाएंगे। उनके द्वारा किए गए विकास कार्य, उनकी ईमानदारी और समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें जनता में एक सम्मानित स्थान दिलाया। वे न केवल एक प्रभावी नेता थे, बल्कि एक आदर्श नागरिक भी थे। उनके योगदानों को हमेशा याद रखा जाएगा और वे हमेशा भारतीय राजनीति में एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। नंबर 9 पर आते हैं रामकृष्ण सूर्यभान गवई। रामकृष्ण सूर्यभान गवई एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे भारतीय रिपब्लिकन पार्टी आरपीआई के प्रमुख नेता थे और दलित आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया,